नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया चैनल है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। तो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, पर हम शुरुआत बिल्कुल शून्य से करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि शुरुआत की जो चीजें हैं, हिंदी के व्यंजन, हिंदी के स्वर, उनकी अंग्रेजी अगर सही तरीके से एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो फिर आगे गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, आती भी है, अगर शब्द उनको आता भी है तो वो गलत स्पेलिंग लिखते हैं। तो एक अशुद्ध लिखना, यानी इस पहले वीडियो का पहला मकसद है स्पेलिंग न रटना पड़े, बल्कि शब्द देखते या सुनने के साथ ही हम उसको शुद्ध कैसे लिखें, ये वीडियो उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो पहला वीडियो आप ये न समझें कि कखा गघा और चचा चचा या वो आई की अंग्रेजी तो हम जानते हैं, सर क्या करा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप सब चीज जानते हैं, बेहतर जानते हैं, फिर भी आप लिखने में गलती करते हैं। वो गलती ना हो और स्पेलिंग रटने की जरूरत ना पड़े, तो इस वीडियो का पहला मकसद आपको स्पेलिंग रटने की झंझट से मुक्ति दिलाना है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि आपको स्पेलिंग न रटना पड़े। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहले इसका हेडिंग दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये बेसिक नॉलेज के अभाव के कारण ही हमारी अंग्रेजी कमजोर होती है या बाद में वो बोझिल लगने लगती है। तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा या बुरा समझ में आया या न आया आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी कमेंट भी मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी देगा और साथ साथ अगली वीडियो और इम्प्रूव्ड कैसे हो उसमें आपके कमेंट का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो खास तौर से मुझे आपके कमेंट की बहुत प्रतीक्षा रहेगी। आपकी कमेंट के आधार पर मैं अगली वीडियो जो भी बनाऊंगा उसकी क्वालिटी और उन्नत हो, उसमें आपका कमेंट का योगदान मेरे लिए बहुत अहम होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम ये लेसन 1 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है हम जो यहाँ अक्षर आपको दिख रहे हैं इसी से शुरू करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर हैं। तो ये 26 लेटर हम सबसे पहले हमें सिखाया जाता है अंग्रेजी में। हमारी शुरुआत इसी तरीके से होती है। मैं आपको सिखाने का शुरुआत भी इसी तरीके से कर रहा हूं, बल्कि जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अलग बात है कि आने वाले 3-4 वीडियो के बाद ही अपने एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन चाहे वो एडवांस लर्नर हो या बिगिनर्स हो, बेसिक्स को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक को लेके चलना आपकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए और आपकी आवश्यकता भी है। अब आप देखिए, इन 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला। यानी ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर का जो ये एक समूह हुआ, इसको ए से लेकर जेड तक को सामूहिक रूप से हम अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। अलग बात है कि हिंदी के वर्णमाला में अक्षर अलग होते हैं और अंग्रेजी के वर्णमाला में यहाँ आपके सामने दिया हुआ है। पर जो चीज अंग्रेजी में है वह अल्फाबेट के रूप में हम जानते हैं, उसी चीज को हिंदी में हम वर्णमाला के रूप में भी जानते हैं। संख्या अलग अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी के अल्फाबेट में कुल 26 लेटर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26, इसको वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लेटर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ABCDEFGHIJK से YZ तक हम अगर पहुंच जाएं तो ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये 26 लेटर हो गए, इसमें 2 भाग। अब मैं खास तौर से आपको थोड़ा सा ऊपर में दिखाऊंगा यहाँ पर
कि आपने देखा यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हमने ब्लैक घेरा लगाया हुआ है ब्लैक कलर से, और यहाँ डब्ल्यू और वाई को भी लाल घेरा लगाया हुआ है। इसका मतलब अब मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। ये जो 5 ब्लैक घेरे हैं, इस 26 लेटर को 2 भाग में बांटा गया। ये डिवीजन अब यहाँ आपके सामने है। ये 26 लेटर में पहला जो 5 हमने ऊपर घेरा था, ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हमने ब्लैक से वहां कलर किया था, इनको वॉवेल्स कहते हैं, यानी अंग्रेजी के स्वर। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 है। हिंदी में अलग बात है कि हिंदी में स्वर की संख्या 13 है, पर अंग्रेजी में वॉवेल्स की संख्या 5 है। और जो 26 में से ये 5 अगर हमने निकाल लिया तो बच गया 21। ये 21 को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी व्यंजन। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। इस 21 कॉन्सोनेंट्स में भी आप ध्यान दीजिए, मैंने W और Y इन दोनों को लाल से घेरा है। इसका भी एक मकसद है, यानी इस 21 में ये जो W और Y है, इसका डबल कैरेक्टर है। ये डबल रोल प्ले करता है। ये कहीं कहीं वॉवेल की तरीके से एक्ट करता है और कहीं कहीं कॉन्सोनेंट की तरीके से। तो इन दो को हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स, यानी ये जो 2 हुए ये सेमी वॉवेल्स हो गए। इनको हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। इन 2 लेटर्स को हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी वॉवेल्स? तो ये भी देखिए, BOW। अब यहां W, O का उच्चारण बो हमने कुल लिखा, BOW, बो। इस बो में W का अलग से कोई उच्चारण नहीं है, इसका उच्चारण छुपा हुआ है, यानी कि स्वर के उच्चारण यानी O के उच्चारण में ही ये W का उच्चारण छुप गया। KEY, अंत में Y है, पर ये Y E के उच्चारण में साइलेंट हो गया। E के साथ ही इसका अलग से उच्चारण नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, HONEY, हनी। यहां भी Y है, पर इसका उच्चारण E के उच्चारण में छुपा हुआ है। CROW, क्रो, W का अलग से कोई उच्चारण नहीं है, ये O के उच्चारण में छुपा हुआ है। तो आपने देखा कि W और Y के हमने 2-2 एग्जाम्पल दिखाए जिसमें ये वॉवेल की तरीके से उच्चारण हो रहा है। अब फिर आगे देखिए, YAK, या। अब यहाँ Y का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरीके से, और इसको हम हिंदी में लिखते हैं इसके उच्चारण को, तो ये हिंदी का पहला जो है ये व्यंजन की तरीके से आ रहा है। उसके बाद WATCH, वॉच, और WATER, वाटर। तो यहाँ आप देखिए कि W का उच्चारण भी हिंदी के व्यंजन के तरीके से है और यहाँ भी व्यंजन की तरीके से है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं ये हिंदी व्यंजन की अंग्रेजी की तरफ में। तो आप देखेंगे कि इसको पंचवर्ग भी कहते हैं, या वर्गीय व्यंजन कहिए, या स्पर्श व्यंजन कहिए। इसमें 5 क, च, ट, त और प, ये जो आप देख रहे हैं इनको हम पंचवर्गीय कहते हैं। यानी 5 ऐसे हैं जो ऊपर से भी गिनती में 5 हैं, क, च, ट, त, प, ये 5 हैं, और इनकी कुल गिनती अगर देखी जाए क, ख, ग, घ, अंग, तो ये भी 5 हैं। अब यहीं से आपके स्पेलिंग और अंग्रेजी पर काम शुरू होता है, और यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम इसमें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हमें पहले वाले की अंग्रेजी याद हो जाए इन 5 वर्ण का, तो इन 5 के दूसरे की अंग्रेजी नहीं रटनी पड़ेगी हमको, और तीसरे का मालूम हो जाए तो फिर चौथे की रटने की जरूरत नहीं है, और 5वें की अंग्रेजी भी बहुत आसान है, ये मालूम हो जाएगा। इसका मैंने सूत्र दिया है यहाँ 1 + H, यानी पहले वर्ण की अंग्रेजी में अगर H जोड़ दें तो ये दूसरे वर्ण की अंग्रेजी बन जाएगी। उसी तरीके से
तीसरे वर्ण की अंग्रेजी में अगर हम एच जोड़ दें तो चौथे वर्ण की अंग्रेजी बन जाती है। और पांचवे के लिए क से लेकर के ट तक सबका एन होता है और अंतिम का एम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि क का अंग्रेजी होता है के। अब इसमें अगर हम एच जोड़ दें तो क ख की अंग्रेजी बन गई के एच। अब यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, पहले का मालूम था, दूसरे पहले वाले में एच जोड़ दीजिए, दूसरे की अंग्रेजी बन गई। तीसरे का अंग्रेजी हमको याद कर लेना है जी, ये क वाले में। तो चौथे की अंग्रेजी नहीं रटनी है क्योंकि 3 + h = 4 यहाँ दिया हुआ है और आपके सामने में मैं उसको लिख करके बता रहा हूँ h। पांचवे का जो होता है वो एन होता है। चूंकि ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, इनकी उच्चारण नासिका के सहयोग से होती है, इसलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है। अब ये क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो क से घ तक के जो वर्ण है इसमें जीभ कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण होता है। लेकिन ये कंप्लीट कंठ नहीं कर सकते, इसको अनुनासिक कहते हैं। तो पांचों वर्णों का जो पांचवा वर्ण है वर्ग का, उन पांचों को अनुनासिक कहा जाता है। अब उसी तरीके से देखिए च की अंग्रेजी होती है CH। तो पहला फॉर्मूला फिर वहीं पर आएगा 1 + h = 2। तो छ का लिखना है तो कुछ नहीं, पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, उसमें एक और h जोड़ देंगे तो छ बन गया। तीसरे ज, तो चौथा के लिए रटना नहीं है, झ दो तरीके से प्रायः लिखा जाता है, इसलिए मैंने दोनों तरीका लिख दिया। और फिर यहाँ पर n। अब आ जाइए ट, इसकी अंग्रेजी अगर टी है तो ठ की अंग्रेजी टी में एच जोड़ देंगे, ठ फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। फिर अगर ड की अंग्रेजी डी, तो ढ में फिर यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ 3 + h, इसमें एच जोड़ देंगे तो चौथे वर्ण की अंग्रेजी, और यहाँ ये अनुनासिक है तो एन। अब जो ट सेम चीज यहाँ भी आएगा तो फिर थ के लिए टी एच जोड़ देना है, द का डी, तो ध में फिर डी एच जोड़ देंगे और ये एन। प की अंग्रेजी पी, तो इसमें एच जोड़ देंगे, पी एच, फ की अंग्रेजी हो गई। बी, तो यहाँ बी में एच जोड़ देंगे, ये भ की अंग्रेजी हो गई। और इसका चूंकि ओठ इसमें बंद हो जाता है, ये कंप्लीट अनुनासिक होते हुए भी म ओठ का स्पर्श होता है इसमें, इसलिए म बंद है। अब कवर का उच्चारण कंठ से, च वर का उच्चारण तालु से, इसमें जीभ तालु को स्पर्श करती है। ट वर का उच्चारण मूर्धा से, इसमें जीभ मूर्धा को छूती है। त वर का उच्चारण दंत से करते हैं, इसमें दांत को जीभ स्पर्श करती है। और पवर्ग ओठ से इसमें इसका उच्चारण, इसमें ओठ दोनों सटते हैं, बिना ओठ सटाए हम पवर का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क से लेकर और म तक ये वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या, जिसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इनकी कुल संख्या होती है 25। अब बढ़ते हैं य, र, ल, व। अब इनमें भी चारों चार जगह इनका उच्चारण, अब व जैसे हुआ दंतोष्ठ हो जाता है, ल जो है तालु हो गया, र जो है मूर्धा है, य जो है ये कंठव्य वर्ण हो गया। तो इस तरीके से अब हम वर्ण उच्चारण पर नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो य का अंग्रेजी वाई, र का आर, ल का एल और व का दोनों होता है डब्ल्यू और भी। ये हम बाद में देखेंगे कि कहाँ डब्ल्यू और कहाँ भी। तालाबी श का एस एच, मूर्धन्य श का भी एस एच, दंती श का एस, ह का एच। और ये इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इसमें जो है ये बीच में ही स्थित रह जाते हैं और इनमें हवा बाहर नहीं निकलती है, मुंह के अंदर ही रह जाती है। इसको कहते हैं श, श, स और ह, इसको उष्ण व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर आती है। अब आगे हम बढ़ते हैं छ, त्र, ज्ञ। तो छ, त्र, ज्ञ की अगर बात करें तो इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे क और मूर्धन्य स हलंत दोनों है, दोनों के मिलने से छ बना है। तो र के मिलने से त्र, ज और न के मिलने से ज्ञ और श र के मिलने से स्र। तो जैसे जैसे अब यहां से देखिए अंग्रेजी समझना आसान हो जाता है। क का अंग्रेजी हमने के बताया था और ये मूर्धन्य स का अंग्रेजी एस एच बताया था। इन दोनों को देखिए मिला दिए तो ये के एस एच। इसके अलावा इसके लिए हम एक्स का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए त्र, तो त का टी, र का आर, दोनों मिल गया त्र।
ज प्लस न से ज्ञ बना, तो ज का जे, न का एन, श्र, इसमें एस एच से तालव्य श और र का आर, ये मिला दिए तो बन गया। अब इसमें दो जो होते हैं ये अंग और अ, ये तो स्वर के हैं, लेकिन इनकी संख्या, इनको अयोगवाह कहते हैं। इसी डिस्कशन हम आगे करेंगे। और उसके बाद है तलबिंदु। तलबिंदु ड़ और ढ, इनकी भी संख्या 2 है। अब ये बाद में हम वर्णों की संख्या पर भी हम पहुंचेंगे। तो वर्ण की संख्या पर जब हम आते हैं तो अब देखिए इसमें क्या है। तो अगर हम देखें तो हिंदी में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 13 में हमने यहाँ पर 11 लिखा है, क्योंकि अंग और अ, ये जो 2 है ये स्वर के समूह में आते हैं, पर इनको तो अंग और अ ये 2 हैं। तल बिंदु ड ढ 2 हुए, और संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनकी कुल संख्या 4। अब आप देखें तो स्वर में से अयोगवाह 13 में से 2 हमने यहां निकाल लिया, तो ये 11 बच गए और 33 व्यंजन हो गए, 2 तल बिंदु हो गए और संयुक्त वर्ण। इन कुल को अगर हम जोड़ें तो 52 वर्ण होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। एक जीके का प्रश्न यहाँ बना सिमुलतला में या आरके मिशन में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि, या हिंदी सैनिक स्कूल में भी, कि हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे 52। अब हिंदी स्वरों की अंग्रेजी, ये जानना, चूंकि आपको हमने व्यंजन की अंग्रेजी सिखाई और स्वर अभी बता रहा हूं, और इन स्वर और व्यंजन की अंग्रेजी अगर आज के लेसन में आपने सीख लिया तो फिर आगे आने वाले लेसन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजेदार होगा, और आपको अंग्रेजी लिखने में गलती नहीं होगी, आप शुद्ध लिखेंगे। तो हिंदी में स्वर देखिए, आप इनकी कुल संख्या है 13, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ओ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ओ, अंग और अ। इसमें अ ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अ की अंग्रेजी ए। पर बाकी के जो भी वर्ण हैं इसमें हम मात्रा लिखते हैं। आ, इसकी मात्रा ये है, इसका चिन्ह एक तरीके से कहें, मात्रा यानी चिन्ह। छोटी ई, इसकी चिन्ह ये है। बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी वर्णों की मात्रा और उनका चिन्ह दिया हुआ है। ए में देखिए लाइन खींच के एक ऊपर से खींचते हैं, फिर लाइन खींच के 2, लेकिन एक नीचे और एक ऊपर मतलब ओ हो गया, और एक नीचे और 2 ऊपर मतलब ओ हो गया। अब जो अंग्रेजी इन अक्षरों के लिए होती है वही अंग्रेजी उसकी मात्रा के लिए भी प्रयोग की जाती है। यानी आ की अंग्रेजी अगर ए या डबल ए होगी तो इसके मात्रा के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाएगा। छोटी ई के लिए अगर आई और ई का प्रयोग करते हैं तो इसके मात्रा के लिए भी यही प्रयोग होगा। अब मैंने मात्रा यहाँ इसलिए दिया कि जब शब्द का निर्माण होता है तो उसमें व्यंजन के साथ स्वर कभी कभी डायरेक्ट आते हैं और कभी कभी अपने चिन्ह के साथ जाते हैं, और चिन्ह के प्रयोग से ही शब्दों का सही निर्माण भी हो पाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देता हूं, आप इसको समझिए। अगर मुझे लिखना हो किताब, तो क के साथ अगर हम छोटी ई जोड़ेंगे तो कई, आ, तो, आ, ब, इसमें अ, क। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हिंदी में तो आप इसको कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप क में क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो में आ न लिख करके आ की मात्रा यहाँ देते हैं, और यहाँ ब। अब आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे किताब। इसलिए ये मात्रा को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप मात्रा पहचानते हैं और उसकी अंग्रेजी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और अंग्रेजी जो भी लिखना होगा उसकी स्पेलिंग में गलती नहीं होगी। अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। अयोगवाह, अयोग का मतलब होता, अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, वाह मतलब वहन, जिसका योग न होते हुए भी वहन किया जाए। ये अंग और अह ये ऐसे नौकर के जैसे है जो पगार मुझसे लेता है और काम पड़ोसी के घर में करता है। तो इसीलिए इसको स्वर के घर में रखते हुए भी स्वर नहीं मानते हम, और ये वहन किए जाते हैं, इनका योग नहीं होता, पर ये संयुक्त हो जाते हैं, माने इनका वहन। जैसे कहते हैं उसको दुख,
अब दुख में आमतौर पर विसर्ग का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, तो ये डायरेक्ट जुड़ मतलब इनका वहन होता है, इनका योग नहीं होता, इनका वहन होता है। तो ये स्वर है। तो इन स्वरों की अंग्रेजी और व्यंजन की अंग्रेजी अगर आप समझ लें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्वर वाले का, फिर मैं व्यंजन को दिखाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप व्यंजन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर व्यंजन वर्णों को यहाँ पर रखा है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और संयुक्त वर्ण जो हैं आप उनकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अब हम ये अगर व्यंजन और ये स्वर, इसकी अंग्रेजी अगर हम सही तरीके से समझ लें तो अगले वीडियो में मैं आपको शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं और सही सही स्पेलिंग के साथ इसकी बारीकी को समझाऊंगा। अंत में ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए डेडिकेटेड वीडियो था। अब स्पेलिंग में गलती नहीं होगी इसके बाद में। और आप समूह से चलते चलते आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है और आने वाले अगले वीडियो में मुझे और किस किस तरीके पर काम करना होगा, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपके परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।